मैं जिस बस में नौकरी करती थी, उसका मालिक रोज मुझे तंग करता था कि मैं उससे शादी कर लूं। और मैं नौकरी छोड़ने का सोच रही थी कि एक दिन कंडक्टर ने एक लाकर देते हुए कहा कि आज के बाद जब भी शादी का कहे तू उसे ये लाकर दिखा देना, ये शर्म से पीछे हट जाएगा। और ऐसा ही हुआ। तो मुझे तजस्सुस हुआ और मैंने इस लॉकेट को खोल कर देखा। तो इसके अंदर एक तस्वीर थी और इस पर नजर पड़ते ही मेरी जान निकल गई कि वो तो मैं। मुझे नहीं मालूम था कि आज मेरे साथ क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं घर से निकल आई थी कि जो होगा देखा जाएगा। अंदर ही अंदर मैं डर भी रही थी कि आज जाने बॉस का रवैया मुझसे कैसा होगा। आखिर मालिकों का रवैया नौकरों के साथ वो भी कैसा सकता है। जैसे ही मैं अपनी नौकरी पर पहुंची तो फिर से मुझे उस शख्स की गंदी नजरों का सामना करना पड़ा और फिर मेरा दिल चाहा कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मगर मैं अपने आप को समझाती हुई अपने कामों में मसरूफ हो गई कि ये तो रोज का काम है। मगर आज तो हद हो गई। उसने मुझे आवाज देकर अपने पास बुलाया। मुझे लगा कि शायद कोई काम होगा, इसीलिए मैं उसकी बात सुनने को चली गई। मगर इसके बाद इसने जो बात कही, उसने तो मेरे सर पर क़यामत ही तोड़ दी। कहने लगा कि तुम कब तक ये नौकरी करके अपने आप को मुशक्कत में डालोगी, तुम मुझसे शादी कर लो। इस वक्त मेरा दिल यही चाहा कि मैं इसके मुंह पर एक थप्पड़ नसीब कर दूं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की। मगर मैं मजबूर थी कि अगर ये नौकरी हाथ से चली जाएगी तो मेरा क्या बनेगा। इसलिए मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती और चुपचाप वहां से निकल आई। मैं एक बस होस्टेस थी और मेरी तनख्वाह यहाँ पर बहुत अच्छी थी। लेकिन जब से मैं यहाँ पर नौकरी कर रही थी, तब से बस सर्विस के मालिक शाहनवाज मलिक का रवैया मुझसे अजीब तरीके था। इसने आज तक कभी मुझसे कुछ कहा तो नहीं था, मगर इसकी नजरें मुझे बहुत बुरी लगती थी। और आज तो इसने मुंह से भी कह दिया था। और अब मैं संजीदगी से सोच रही थी कि शायद मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं नौकरी छोड़ ही दूं। लेकिन नौकरी छोड़ती भी तो कैसे। नई नौकरी मिलने में जाने कितना वक्त लग जाता, और मैं अपने घर वालों को किसके आसे पर छोड़कर घर बैठ जाती। बस के जाने का वक्त हो गया था। मैं बस में अपनी सीट पर जाकर बैठ गई तो कंडक्टर चचा मेरे पास आकर कहने लगे, वो तुमसे क्या कह रहा था। कंडक्टर चचा बहुत अच्छे थे और मेरा बिल्कुल बेटियों की तरह ख्याल रखते थे। इसलिए मैंने उन्हें साफ बता दिया कि वो मुझसे शादी की बात कर रहा था। तो वो गुस्से में आ गए, मगर कुछ कहने के बजाय चुपचाप वहां से पलट गए। आखिर वो भी मेरी तरह मुलाजिम ही थे, कह ही क्या सकते थे, कह ही क्या सकते थे। लेकिन कुछ देर के बाद वो मेरे पास आए और मेरे हाथ में एक लॉकेट देकर कहने लगे, तुम्हें ये नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज के बाद वो तुमसे शादी की बात करे तो तुम इसे ये लॉकेट दिखा देना, वो खुद ही पीछे हट जाएगा। मैंने तजस्सुस से लॉकेट को खोलने की कोशिश की कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे देखने से वो शख्स शर्म खा जाएगा। मगर इसी वक्त कंडक्टर चचा ने मुझे रोक दिया और कहने लगे, नहीं नहीं, तुम इस लॉकेट को नहीं खोल सकती। ये गुजारिश ही समझ लो, यह शर्त कि अगर तुम अपने आप को बचाना चाहती हो तो जब आज के बाद वो तुमसे शादी की बात करे या तुम्हारे रास्ते में आए तो चुपचाप ये लॉकेट खोल कर उसके सामने दिखा देना, मगर खुद हरगिज भी नहीं देखोगी कि इसमें क्या है। मुझे कंडक्टर चचा की बातें पूरी तरह से लग रही थी, और सच बात कहूँ तो मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि ऐसा वैसा कुछ होगा जैसा वो कह रहे थे। लेकिन मैंने उनका दिल रखने की खातिर वो लॉकेट अपने पास रख लिया। 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि शाहनवाज मलिक फिर से मेरे रास्ते में आ गया और मुझे कहने लगा कि तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मैं तुम्हें नौकरी से भी निकाल सकता हूँ। फिर तुम कहाँ जाओगी, और मैं ये कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई भी शहर में नौकरी नहीं दे। सोच लो फिर तुम क्या करोगी। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मुझसे शादी कर लो। इसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग फटा जा रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। कि अचानक मुझे कंडक्टर चाचा की बात याद आई और मैंने किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया और पर्स से वो लॉकेट निकाल कर उसके हाथ पर रखते हुए कहा कि तुम्हारे सब सवालों का जवाब ये है। अंदर ही अंदर मेरा दिल धड़क रहा था कि जाने अब क्या होगा, ये क्या मजाक है या उसका रद्दअमल क्या होगा। मगर इसके चेहरे की तरफ देखकर मैं चौंक गई। मैंने गुमान भी नहीं किया था कि वाकई में कंडक्टर चर्चा की बात सच साबित हो जाएगी। उसने इस लॉकेट को खोल कर देखा तो इसके चेहरे पर रंग ही उड़ गए। वो एक नज़र मुझे और एक नज़र इस लॉकेट को देख रहा था और फिर एकदम से उसने वो लॉकेट मुझे पकड़ा दिया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, और भागता हुआ वहां से चला गया। मैं हैरानी से उसे जाता देखती रही कि ऐसा कैसे मुमकिन हो गया
ये काया कैसे पलट गई? इस लॉकेट में आखिर ऐसा क्या है जो इसने मुझसे माफी भी मांग ली और चला भी गया? मेरा दिल चाहा कि मैं इस लॉकेट को एक दफा खोल कर देखूं, मगर कंडक्टर चेक और मैंने वो अपने बैग में रख लिया। अगले 2 दिन वो मुझे नजर ही नहीं आया और मैंने शुक्र अदा किया, लेकिन मैं ये भी सोच रही थी कि अगर उसने दोबारा से शादी की बात कर ली तो मैं क्या जवाब दूंगी। फिर तो मुझे वाकई में ये नौकरी ही छोड़नी पड़ेगी। मैं अपनी माँ के साथ कोरंगी के करीब मोहल्ले में रहती थी और हम दोनों का एक दूसरे के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरी माँ ने मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया था, लेकिन इंटर के बाद मैं मज़ीद तालीम जारी नहीं रख सकती थी, इसीलिए मैंने छोटी मोटी नौकरियां करनी शुरू कर दी। लेकिन दिन ब दिन बढ़ती महंगाई की वजह से ये भी मुमकिन ना हो सका, क्योंकि मुझे बहुत थोड़ी तनख्वाह दी जाती थी। फिर मैंने एक अखबार में इश्तेहार देखा कि बस होस्टेस की ज़रूरत है। इसको ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की की ज़रूरत भी नहीं थी। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे ये तो नौकरी मिलेगी नहीं, लेकिन फिर मैंने किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया और वहाँ पर इंटरव्यू देने चली गई। और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मुझे वहाँ पर नौकरी मिल गई। अगरचे मेरा इस नौकरी का पहला कोई तजुर्बा नहीं था, मगर तब भी कंडक्टर चचा की मेहरबानी ही थी कि उन्होंने मेरी सिफारिश करके मुझे नौकरी पर रखवा दिया। उनसे जब मैंने वजह पूछी कि आप तो मुझे जानते भी नहीं, तो इस नौकरी के लिए आपने कैसे मेरी सिफारिश कर दी, तो कहने लगे, मुझे तुम में अपनी बेटी नजर आ रही थी। बस इसीलिए मेरे दिल ने कहा कि इस लड़की को मदद की जरूरत है, तो मैंने मालिक से सिफारिश करके तुम्हें नौकरी पर रखवा दिया। इस दिन के बाद से मैं उन्हें चचा ही कहने लगी थी। वो बहुत अच्छे थे और मुझे बेटी की तरह ही समझते थे, मगर कभी कभार मुझे उनका रवैया कुछ पुरस्रार और मुबहम सा लगता था, ऐसे जैसे कि वो मुझसे कुछ छुपा रही हों। और कभी कभी ऐसा लगता कि जैसे मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, मगर मेरे पास आकर रुक जाते और बात टालकर कोई और बात शुरू कर देते थे। मैंने एक दो बार उनसे पूछने का सोचा, लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर कोई बात होगी तो वो खुद ही मुनासिब वक्त पर कह देंगे, तो मुझे उनको तंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अक्सर जब मेरी शिफ्ट खत्म होती तो वो मुझे कहते कि चलो तो मैं घर छोड़ देता हूँ। मैंने उन्हें कई बार कहा कि आप घर के अंदर भी आ जाएं, मैं आपको अपनी माँ से मिलवाती हूँ, मगर वो मना करते थे। दरवाजे के बाहर से ही चले जाते थे। मेरी नौकरी को 3 माह होने वाले थे। उन्होंने अब तक मेरी बहुत मदद की थी और मुझे हर मौके पर सहारा दिया था, और अब वो मुझे मालिक से बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन आखिर कब तक वो ऐसा करते? आज तो जाने उनके दिल में क्या आई कि वो मुझसे माफी मांग कर चला गया, मगर कल का इसका फिर से यही रवैया हुआ तो मैं क्या करती? अपनी बीमार माँ के लिए दवाइयों का बंदोबस्त, घर के किराए, राशन से लेकर और भी बहुत सारी जरूरियात थी जिनको मुझे अकेले ही पूरा करना था। इसीलिए मैंने ठंडे दिल और दिमाग से फैसला किया और सोचा कि मुझे अपनी माँ के लिए ये कड़वा घूंट भी पीना ही होगा। तो मुझे शादी तो किसी न किसी से करनी ही है, तो इसी से क्यों ना कर लूं। मैं ये समझौता करने को तैयार हो गई थी। और जब मैंने नौकरी पर आकर कंडक्टर चचा को इस बारे में बताया तो वो लरस कर कहने लगे, नहीं बेटी, ऐसा मत करना, भूल कर भी इस गुनाह को करने का मत सोचना। तो मैंने चौंक कर उन्हें देखा कि कैसा गुनाह। तो वो सिर पिटा गए और कहने लगे कि नहीं, वो तो पहले से ही शादीशुदा है, वो तुम किसी और लड़की पर सोतर बनकर जाओगी तो ये गुनाह होगा ना, इसीलिए कह रहा हूँ कि इससे शादी का मत सोचना। मुझे लगा कि उन्होंने साफ तौर पर बात पलट दी है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर वो दोबारा से मुझसे यही बात कही तो मैं क्या कहूँगी। तो वो बहुत यकीन से कहने लगे कि ऐसा नहीं होगा, वो अब कभी तुमसे ये बात नहीं करेगा, बल्कि वो तो तुम्हारे सामने नजरें भी नहीं उठा पाएगा। मैंने सोचा कि अब तो जब वो मेरे सामने आएगा तभी ये बात पता चल सकेगी कि उसका रवैया बेहतर हुआ कि नहीं। वो तो कितने दिनों से दफ्तर भी नहीं आ रहा था। 1 हफ्ते के बाद आखिर मैंने उसे देखा, और जब मैं बस में दाखिल होने लगी तो वो जल्दी से मेरे पास आया और मुझसे कहा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, पहले मेरी बात सुन लो। इस पल इसकी नज़रें वाकई में झुकी हुई थी और वो मुझे नहीं देख रहा था। मैंने परेशान होकर पूछा कि आपको क्या बात करनी है। इससे पहले मैं इसके साथ इसके दफ्तर में जाती, जल्दी से कंडक्टर चचा बीच में आकर कहने लगे, बस की रवानगी का टाइम हो गया है, तुम जल्दी से चलो, मुसाफिर इंतजार कर रही हैं। वो मेरी कोई भी बात सुने बगैर मेरा बाजू पकड़कर मुझे बस के अंदर ले गए और इस वक्त बस चल पड़ी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों नहीं चाहते मेरी उससे बात हो। मुझे कहने लगे कि जो लॉकेट मैंने तुम्हें दिया था तुम मुझे वापस कर दो। मैं चाहता था कि तुम्हारा काम हो जाए और तुम्हें परेशान न करे, तो तुम्हारा काम हो गया, तो अब तुम मुझे वो लॉकेट दे दो।
मैंने मौजूद करते हुए कहा कि वो लॉकेट तो मेरे दूसरे पर्स में था और वो पर्स आज मैं घर पर ही छोड़ आई हूँ। आप फिक्र न करें, मैं कल ला दूंगी। लेकिन मैं ये ज़रूर सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर उन्हें इस लॉकेट की क्या ज़रूरत थी। आखिर इसमें ऐसा क्या था। शाम के 5 बजे तक मेरी शिफ्ट खत्म हुई और मैं घर को जाने लगी तो मालिक फिर से मेरे रास्ते में खड़ा था और मुझे कहने लगा कि मुझे बस तुमसे ये जानना है कि वो लॉकेट जो तुम्हारे पास था वो कहाँ से आया। मैं झूठ तो बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया कि वो लॉकेट मेरा है। लेकिन आप इसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं। मैंने इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती देखी तो वो लरसते हुए कहने लगा, क्या मैं इस लॉकेट को एक बार फिर से देख सकता हूँ। मैंने इससे भी वही कहा जो कंडक्टर चचा से कहा था कि आज वो लॉकेट मेरे पास नहीं है, कल मैं ले आऊंगी। और मैं वापसी के रास्ते पर चल दी। सारे रास्ते में यही सोचते रही कि आखिर इस लॉकेट में ऐसा क्या है जो ये दोनों ही इस कदर इसके पीछे पड़े हैं। मैंने अब तक इसे खोलकर देखा भी नहीं था, लेकिन मेरा तजस्सुस इंतहा को पहुंच चुका था कि आखिर इसमें ऐसा है क्या। मैंने फैसला कर लिया कि घर जाते हुए मैं इस लॉकेट को खोल कर देखूंगी कि इसमें कौन सा राज पोशीदा है जिसकी वजह से वो बिगड़ा शख्स सुधर गया। घर आते ही मैंने अपने पर्स से वो लॉकेट निकाला। इसको खोल कर देखा तो मेरी आंखों को यकीन ही ना आया। इसके अंदर जो तस्वीर थी वो मेरी माँ की थी। मेरी अम्मा की जवानी की तस्वीर इस लॉकेट के अंदर क्या कर रही थी और ये लॉकेट कंडक्टर चचा के पास क्यों था। बहुत से सवालात ऐसे थे जिन्होंने मेरे जहन को उलझा कर रख दिया। ये सूरत हाल बजाय सुलझने की और उलझ गई थी। अब के मैंने गौर से अब लॉकेट को देखा तो मैं चौंक गई और मुझे खुद पर अफसोस हुआ कि मैंने पहले इसे ध्यान से क्यों नहीं देखा। शायद अपनी परेशानियों में मैं गौर ही नहीं कर पाई कि ये तो वैसा ही लॉकेट था जैसा कि मेरे गले में मौजूद था। शायद ये जैसे दो लॉकेट थे। मेरे गले में जो लॉकेट था इसमें मेरे पापा की तस्वीर थी और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब चल क्या रहा है। अम्मा की तस्वीर वाला लॉकेट कंडक्टर चचा के पास क्यों था। मेरा दिल चाहा कि मैं ये बात सीधा जाकर अम्मी से पूछ लूं, लेकिन उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ख़राब थी और मैं इनको परेशान नहीं करना चाह रही थी। अब इन सब सवालों का जवाब या तो कंडक्टर चचा दे सकते थे। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो मैंने देखा वो कुछ दूर खड़े मालिक से बात कर रही है। इन दोनों का ध्यान दूसरी तरफ था और मैं जैसे ही इनके करीब पहुंची तो अपना नाम सुनकर चौंक गई। चचा मालिक से कह रहे थे कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। अगर ये राज आपकी माँ को पता चल गया तो आप भी जानती हैं कि वो क्या कह सकती हैं। मैं नहीं चाहता कि इस बच्ची के सामने कोई भी बात आए। अगर आप इसकी मदद करना ही चाहते हैं तो इसको अपने दफ्तर में नौकरी दे दें। इससे पहले कि वो दोनों मुड़ते हुए वहाँ से चली आई और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे बारे में बात क्यों कर रही है। कौन सा ऐसा राज है जो मुझे नहीं पता चलना चाहिए। मैंने सोचा कि मुझे चुप होकर हालात को समझना चाहिए। जो भी होगा वो सामने आ ही जाएगा। कुछ देर के बाद मलिक शाह नवाज मेरे पास आकर कहने लगा, तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम ये बस होस्टेस की नौकरी डिजर्व नहीं करती। मैं आज से तुम्हें अपने दफ्तर में नौकरी दे रहा हूँ। मैंने आज से पहले तुम्हारे साथ जो भी रवैया रखा तो मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। चचा और मालिक के दरमियान किस राज की बात हो रही है जो मुझे मालूम नहीं। खैर मैंने हाँ कर दी और इनका दफ्तर ज्वाइन कर लिया। मुझे तो कुछ भी नहीं करना आता था और ना ही मेरी इतनी तालीम थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे नौकरी दी गई और मेरा सैलरी पैकेज भी इतना अच्छा था कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। शायद मालिक अपने किए का कुफारा अदा करने चाह रहा था, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता कि कुछ तो है जिसका जानना मेरे लिए इंतहाई ज़रूरी है। मालिक का रवैया मेरे साथ मुशफिकाना हो गया था और मुझे लगता ही नहीं था कि ये वही शख्स है जो कभी मुझे शादी के लिए तंग करता था। दफ्तर में भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी में सब ठीक ही रहता, ऐसा कहाँ लिखा था। एक दिन मैं नौकरी से वापस घर आ रही थी कि अचानक ही रास्ते में कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया और जब तक मैं कुछ समझ पाती इन लोगों ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक आलीशान हवेली में पाया। मुझे होश में आते देखकर एक मुलाजमा जल्दी से किसी को बुलाने भागी। थोड़ी ही देर के बाद मैंने अपनी माँ की उम्र के बराबर की एक औरत को आते देखा जिसने साड़ी पहनी हुई थी और गले में बहुत सारे जेवरात थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस हवेली की मालकिन है। लेकिन इसने मुझे क्यों अगवा किया था। मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। और इसे पूछने की कोशिश की तो इसने मुझे थप्पड़ मारा और कहने लगी,
तुम क्या समझती हो कि मेरे बेटे के आगे पीछे घूमो फिरोगी, इसके दफ्तर में नौकरी हासिल कर लोगी तो क्या मैं तुम्हें अपनी बहू बना लूंगी? तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, जो अमीर लड़कों को फांस लेती हैं और ये भी नहीं सोचती कि शादीशुदा मर्द पर डोरे डालना कितनी गलत हरकत है। इनकी बातों से मुझे पता चला कि शायद वो मालिक की माँ थी और वो ये समझ रही थी कि शायद मैं उनके बेटे के पीछे हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपको ये सब मेरे बारे में किसने बताया? तो वो कहने लगी कि दफ्तर मेरे बेटे से पहले मेरा है और मुझे सबकी खबर होती है कि दफ्तर में क्या हो रहा है। तो तुम क्या समझती हो कि तुम जो करती रहोगी मुझे खबर नहीं हो पाएगी? मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि आप गलत सोच रही हैं, मेरा आपके बेटे से कोई लेना देना नहीं है। तो वो कहने लगी, फिर तुम ही बताओ, एफए पास लड़की को इतनी अच्छी तनख्वाह कौन देता है? इस बात पर मैं चुप हो गई, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझ पर इतनी इनायत क्यों की गई। इसी वक्त जब वो मेरे गिरेबान को पकड़कर झटका दे रही थी तो उसकी ये नजर मेरे लॉकेट पर पड़ी और एकदम से वो चौंक गई और एक झटके से लॉकेट मेरे गले से निकाल दिया और इसको खोलते ही मैंने देखा इस औरत का रंग उड़ गया। फटी हुई आवाज में कहने लगी, ये कौन है और ये लॉकेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तो मैंने वो लॉकेट उससे छीनते हुए कहा, ये लॉकेट वापस करें, ये मेरे पापा की तस्वीर है। मैंने एकदम से उसे सफेद पड़ते देखा था। वो जैसे ठहर सी गई थी। पूछने लगी, क्या तुम महानूर हो और तुम्हारी माँ का नाम जबेरिया है? मैं हैरान रह गई कि इसे कैसे मालूम कि मेरी माँ का नाम क्या है। इसी वक्त मैंने मलिक शाह नवाज को आते हुए देखा। वो भागता हुआ आया और अपनी माँ को कहने लगा, आपने इसको क्यों कर कैद कर लिया? आप जानती भी हैं ये कौन है? तो वो कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ, ये मेरी बेटी और तेरी बहन है। ये इंकिशाफ सुनकर इसका बेटा तो हैरान नहीं हुआ, शायद वो पहले से ही जानता था, मगर मेरे लिए ये बात इतनी हैरत अंगेज थी कि मेरा तो पूरा वजूद ही जैसे जलजलों की जद में आ गया था। ये औरत क्या कह रही थी? वो मेरी माँ कैसे हो सकती थी? मेरी माँ तो बीमार घर में पड़ी हुई थी। वो कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ही तुम्हारी बदकिस्मत माँ हूँ जिसने अपने नफ़े की खातिर अपनी ही बेटी को कुर्बान कर दिया। फिर वो मुझे अपनी कहानी सुनाते हुए कहने लगी कि हम जागीरदारों में एक से ज़्यादा शादी करने का रिवाज है, इसीलिए मेरे शोहर की भी 2 शादियां हुई और एक ही दिन पे हम दोनों दुल्हनें बनकर इस घर पर उतरी। मैं और जवेरिया चचाजाद थी और हम दोनों ही की निस्बत बचपन से ही तुम्हारे बाप से तय हो चुकी थी। मैं जानती थी कि हम में से जो भी पहले बेटे को जनेगी वही इस हवेली का वारिस बनेगा और इसकी माँ की हवेली में हुकूमत होगी। मैं यही चाहती थी कि पहले मेरे घर बेटे की पैदाइश हो, लेकिन ये भी किस्मत ही थी कि हम दोनों एक ही वक्त में उम्मीद से हो गई। मुझे यही डर लगा रहा कि कहीं मेरे घर बेटी पैदा ना हो और इसके घर बेटा। मैं तो सारी उम्र के लिए इसके सामने छोटी पड़ जाऊंगी और वही बड़ी बेगम साहिबा बनकर हमेशा के लिए सबकी नज़रों में सुर्खरू हो जाएगी। इसीलिए मैंने डॉक्टर को बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि अगर मेरे घर बेटी पैदा हुई और जबैया के घर बेटा तो हम दोनों के बच्चे बदल देना। और ऐसा ही हुआ। मेरे घर तुम्हारी पैदाइश हुई और जबैया के घर शाहनवाज की। मगर डॉक्टर ने मेरे कहने के मुताबिक हम दोनों के बच्चे बदल दिए और यूं मैंने शाहनवाज को अपना बेटा बना लिया। सब मुझे बड़ी बेगम साहिबा कहने लगे और मेरी इज्जत बहुत बढ़ गई। जबैया बहुत अच्छी थी, उसने मुझसे कभी मुकाबला करने की कोशिश ही नहीं की थी और वो मेरी बेटी यानी तुम्हारे साथ बहुत खुश थी और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती। लेकिन मैं अपने लालच में इस कदर अंधी हो गई कि तुम्हारा भी नहीं सोचा और मुझे यही ख्याल सताता रहा कि अगर जवेरिया दूसरी बार हमला हो गई और इसने एक और बेटे को जन्म दे दिया तो फिर मेरा क्या होगा? क्योंकि मैं तो अब कभी माँ नहीं बन सकती थी। डिलीवरी पर कुछ ऐसी पेचीदगियाँ हो गई थी कि अब मजीद बच्चे पैदा करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में मैं जवेरिया का वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने इस पर इल्ज़ाम लगवाकर इसे घर से निकलवा दिया। इतने सालों में मुझे इसकी कोई खैर खबर नहीं थी कि हाँ, कभी कभी मुझे ख्याल आता शायद मैंने अपनी बेटी के साथ गलत कर दिया। जाने अब वो मेरी बेटी को किस हाल में पाल रही होगी। और आज देखो, 22 साल बाद मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी है। मलिक शाहनवाज कहने लगा कि मुझे इस हकीकत का पहले से ही इल्म था कि मेरे बाबा की एक और बीवी भी थी। बाबा ने मुझे इसकी तस्वीर भी दिखाई थी और मुझे ये भी मालूम था कि वो मेरी बहन को लेकर इस घर से चली गई है। इसीलिए तो जब मैंने वो लॉकेट तुम्हारे पास देखा जिसमें माँ की तस्वीर थी तो मैं चौंक गया और मुझे शर्मिंदगी हुई
کہ تم میری بہن ہو اور میں تمہارے ساتھ کس قسم کا سلوک کر رہا تھا؟ یہ سب تو ٹھیک تھا، مگر مجھے ابھی بھی یہ سوال کھٹک رہا تھا کہ یہ لاکٹ تو مجھے کنڈکٹر چچا نے دیا تھا، اس کے پاس ہی کہاں سے آیا؟ میں نے اسی وقت ان کو بلوا کر پوچھا تو پتا چلا کہ برسوں پہلے جب میری ماں گھر سے بے گھر ہوئی تھی تب چچا میرے ابا کے ڈرائیور ہوتے تھے، اور وہ لاکٹ چونکہ سونے کا تھا تو اماں نے وہ انہیں دیا تاکہ وہ بیچ کر ان کو کچھ رقم لا دیں، مگر چچا نے وہ لاکٹ بیچا نہیں تھا اور اماں کو ویسے ہی پیسے دے دیے۔ جب سالوں بعد میں بس ہوسٹس کی نوکری کے لیے انٹرویو دینے آئی تو میرے گلے میں موجود لاکٹ سے انہوں نے پہچان لیا کہ میں کون ہوں، اور تبھی انہوں نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا کہ میں ان کے مرحوم والد کی بیٹی ہوں۔ یہ سب حقیقت جاننا کہ میں ایک جگیردار خاندان سے تعلق رکھتی ہوں میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں اس کو تسلیم کر لوں۔ ملک شاہ نواز نے ایک بار پھر مجھ سے معافی مانگی اور وہ اپنی ماں یعنی کہ جو اصل میں میری ماں تھی اس سمیت گھر آ کر میری اماں سے معافی مانگنے لگے، اور میری اماں اپنے سوتن کو معاف کر کے صرف اسی لیے دوبارہ اس گھر میں واپس چلی آئی کہ وہ چاہتی تھی میرا مستقبل بن جائے، میری شادی کسی اچھے خاندان میں ہو، ورنہ ان کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ معاف نہ کرتی، مگر شاید دنیا انہی جیسے اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی قائم ہے۔